नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अब थोड़ा वीडियोस में बनाने की मुझ में ताकत आ चुकी है, तो मैं अब रेगुलर तो नहीं लेकिन जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, है ना। और अगर आपको आपके भाई का काम पसंद आए तो हमारे चैनल को हॉरर सर्कमस्टांसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। नोटिफिकेशन बेल का ऑल बटन दबाइएगा और कहानी में कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करके बताइए कि कहानी कैसी लगी। ठीक है, ये कहानी है शांति जी की। शांति जी एक मेट्रो सिटी में रहने वाली इंडिपेंडेंट वुमेन है, सिंगल मदर है और लाइफ में इन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। मतलब जैसा कि हर इंसान की लाइफ में आता है ना। जैसे कभी सेहत को ही ले लें, जैसे मेरे को ही देख लो। अब स्टार्टिंग में मेरे चैनल में मैंने कितना अच्छा काम किया, डेली काम करता था मैं, लेकिन उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए, उसके बाद तबीयत हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई, है ना। तो ऐसा ही शांति जी के साथ भी हो रहा था। इनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे भी काफ़ी अच्छी जगह जॉब करते हैं। शांति जी की भी जो जॉब है काफ़ी अच्छी जगह थी और शांति जी लगभग आज 50 साल की हो चुके हैं, है ना। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया शांति जी का। ऑब्वियस सी बात है, नाम मैंने बदल के बताया हूँ क्योंकि इन्होंने कहा था कि अपना नाम ये बताना नहीं चाहती, क्योंकि ये होता है ना सोसाइटी का प्रेशर। लोग बोलते कि अच्छा तुम्हारे साथ तो भूत प्रेत वाले नाटक हो गए थे। लोग मजाक उड़ाते हैं इन सब चीज़ों का। कहानी पर आते हैं। ये कहानी, ये जो घटनाएं चालू हुई थी शांति जी के साथ आज से लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले एक बार ये मतलब पुणे से आसपास, पुणे के आसपास में किसी जगह पर अपने जो माफ़ कीजिएगा गला थोड़ा ख़राब है, अपने जो ऑफिस के कलीग्स होते हैं ना, उनके साथ ऐसी मतलब छुट्टियाँ बिताने अपने बच्चों के साथ गई थी घूमने फिरने। ठीक है, और वो जो रिज़ॉर्ट था, जैसा कि मैंने बताया कि ये जॉब, इनकी भी जॉब अच्छी खासी थी, है ना, अच्छी खासी कंपनी में मैं जॉब करती थी। तो इस जो रिज़ॉर्ट में ना, दूर हो गया क्या? हाँ, आता हूँ। तो इस रिज़ॉर्ट में ना आसपास काफ़ी हरियाली थी, बहुत अच्छा माहौल था। आप लोगों को तो पता है, आपने मूवीज़ में देखे होंगे रिज़ॉर्ट का माहौल कितना प्यारा होता है ना। हम सबका मन करता है, लेकिन हर किसी का बैंक बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता ना, तो हम लोग तो टीवी में देखकर खुश रह जाते हैं। पर जैसा कि कहानी में शांति जी ने बताया कि ये अपने बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाने, और अपने इनके ऑफिस के कलीग्स भी जा रहे थे वहाँ पे उस रिज़ॉर्ट पे, तो वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने गई थी। इनके 2 बच्चे, ठीक है, इनका नाम रख लेते हैं सौरभ और वैभव। तो जो वैभव है छोटे वाले, ये ऐसे रिज़ॉर्ट में खेलते रिज़ॉर्ट की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। वैभव जी को बचपन से ही जंगल जो होता ना, प्योर नेचुरल हरियाली में जाने का बहुत मन करता था। और ऑब्वियस सी बात है, जब छोटे रहते हैं तो ये सब जगह घूमने में अलग ही एक मज़ा आता है। हम लोग भी स्कूल से ना थोड़ा बंक वंक मार के जाते थे घूमने, जंगल ही जंगल घूमते थे हम लोग भी, कभी कभार, है ना, हमेशा नहीं। तो वैभव जी भी रिज़ॉर्ट से बाहर की तरफ चले गए। अब रिज़ॉर्ट के चारों तरफ बहुत घना जंगल हुआ करता था। वैभव जी जंगल के अंदर तो चले गए, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भूल गए, जैसे कि नॉर्मली होता है। आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि जिस रास्ते से हम जंगल के अंदर जाते हैं, हमें लगता है कि इसी रास्ते से हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन ना जो छोटी छोटी पगडंडियाँ होती है ना, उससे हम एक ही जगह पर गोल 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 कई बार घूमते रहते हैं। और वहीं घूमते घूमते जब शाम होने को आ जाती है, अंधेरा होने लगता है, तो मन में डर आने लगता है, स्पेशली जब आप अकेले हो। वैभव जी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, लेकिन तब तक के जब तक शाम हो रही थी, रिज़ॉर्ट में खलबली मचा के रख दी थी शांति जी ने, क्योंकि इनका छोटा बेटा काफ़ी समय से मिल नहीं रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि जब जंगल में की तरफ निकल गया घूमने, तो सिंपल सी बात है। इनके बड़े भाई सौरभ जी ने बताया भी कि ये 1-2 बार रिज़ॉर्ट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था मम्मी,
और मैंने इसे रोका भी कि तुझे उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपको तो पता है कि ये जंगल वंगल घूमने उमने निकल जाता है। और वैसे भी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है ना, वहाँ पे जंगल ये सब देखने को कहाँ मिलता है ना। यहाँ पे तो ज़ू मिलता है देखने को, है ना। और जो रोड है उसके आजू बाजू पेड़ पौधे दिख जाते देखने को। तो ऐसे ही वैभव जी का हाल था। तो इन्होंने जैसे ही जंगल देखा ना, तो इन्हें अच्छा सा मौका देखा और निकल लिए जंगल की तरफ। और ये शक सौरभ जी को तब हुआ जब वैभव जी की काफ़ी ढूंढ मची। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक जब ये मिले नहीं, पूरे रिजॉर्ट में कोना कोना, छत से लेके पूरा स्टोर रूम तक सब छान लिया गया। तब सौरभ जी का दिमाग चला कि मम्मी को इन्होंने बताया कि ये हो सकता है मम्मी की 1-2 बार इसने मुझे बोला कि भैया चलो जंगल तरफ से आते घूम के। मैंने उसके मना किया। हो सकते कि ये उस तरफ गया हो। अब जो शांति जी हैं, इन्होंने रिजॉर्ट की जो भी सिक्योरिटी वाले थे उनसे कहा कि आप लोग बाहर जाकर देखिए, बाहर भी जाकर देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो सब जगह आपने ढूंढ लिया, और पुलिस को कॉल कर दीजिए। पर रिज़ॉर्ट वालों की भी एक अलग ही रहती है ना यार, इमेज रिज़ॉर्ट की ख़राब नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से बच्चा गायब हो गया है। तो रिज़ॉर्ट वाले समझाते हैं कि मैम हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप शांति बनाए रखिए, हम आपके बेटे को ढूंढ के लाएंगे। और पुलिस में अभी कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे रिज़ॉर्ट की बदनामी होगी। आप निश्चिंत रहें, आपके बालक को हम ढूंढ के जल्दी से जल्दी आपके सामने हाजिर कर देंगे। ऐसा एक आश्वासन दे दिया गया रिज़ॉर्ट वालों की तरफ से। और रिज़ॉर्ट वालों ने अपने जो भी टीम बनाई, वो टीम बना के पूरे जंगल तरफ, क्योंकि इस रिज़ॉर्ट के चारों तरफ अच्छा खासा जंगल था, तो सब अपनी अपनी जो सिक्योरिटी वाले थे अपनी अपनी दिशा में निकल गए। लगभग 1 घंटे बाद रिज़ॉर्ट पे इन्होंने अपने जो वायरलेस जो भी रहता है ना इनके पास कॉल करने का, इससे कॉल किया और पता चला कि इनका बेटा वैभव जो है मिल गया। लेकिन एक बात पीछे से अलग हो गई कि अब रिज़ॉर्ट वालों का कहना था कि वैभव जी तो मिल गए लेकिन इनकी मम्मी गायब है। तो ये लोग बोलते कि यार मतलब ये इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, और ये भी इनके बड़े बेटे को हमारे पास छोड़ के थोड़ा बाहर तक देख कर आ रही हूँ बोल के जंगल की तरफ निकल चुके हैं। अब रिज़ॉर्ट वाले परेशान कि भैया पहले तो बच्चा गायब था, अब मम्मी भी गायब हो गई हैं, बच्चा मिल गया तो मम्मी गायब हो गई हैं। काफ़ी जो पूरी टीम गई थी ना चारों तरफ, सब आ जाती है रिज़ॉर्ट पे वैभव को अपने बड़े भैया सौरभ जी के पास छोड़ा जाता है, और ये सारी टीम फिर से निकलती है अब शांति जी को ढूंढने। शांति जी की काफ़ी ढूंढ मचती है और रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। रिज़ॉर्ट वाले काफ़ी परेशान हो गए थे कि करे तो करे क्या, ये आखिर किस तरफ निकल गए। तभी ना इनके जो रिज़ॉर्ट में नाइट में एक चौकीदारी के लिए एक दादाजी आया करते थे। मतलब काफ़ी एजेड थे लेकिन बहुत समय से ये रिज़ॉर्ट में काम देखते थे, तो इन्हें रिटायर्ड नहीं किया गया था और इन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता था काम करना। कुछ लोग होते हैं ना जो रिटायर्ड होना पसंद नहीं करते। ये दादा जो हैं इनकी भी ऐसी कुछ कहानी थी। तो अब रिज़ॉर्ट में जब पूरी की पूरी टीमें आके पहुंच गई कि भैया सब जगह देख लिया, पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, इन सब की ये सब बातें चली रही है, तभी रिज़ॉर्ट के गेट से जो दादा आए थे वहाँ पे गेट पर इन्फॉर्म करते हैं कि एक महिला है जो मुझे यहाँ से 100 मीटर दूर रोड पर बेहोशी की हालत में दिखी थी। मेरे पास फ़ोन वोन कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इधर आके बता दूं। और ये दादाजी भी दौड़ते हुए आए थे। रिज़ॉर्ट वाले तुरंत गाड़ी निकालते हैं बाय रोड जाके, क्योंकि रिज़ॉर्ट में आने वाला रास्ता तो एक ही था और बाकी सब तरफ जंगल था। ये जंगलों में तो ढूंढ रहे हैं लेकिन मेन रोड पे इन्होंने देखना ज़रूरी नहीं समझा, या फिर उस समय शायद वो वहाँ पे थी ही ना शांति जी। खैर रिज़ॉर्ट वाले गाड़ी निकालते हैं और अपनी गाड़ी चलाते हुए जो लोकेशन दादाजी बताते हैं ना, जो चौकीदार दादा है बताते हैं, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर जाके गाड़ी रोकते हैं और वहीं पे इन्हें शांति जी मिलती हैं बेहोशी की हालत में। शांति जी को गाड़ी में रखा जाता है अच्छे से और रिज़ॉर्ट लाया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी थक चुकी हैं, शायद इसी वजह से बेहोश हैं।
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी ही टाइम में इन्हें होश आ जाएगा और जो भी मेडिसिन होती है वो डॉक्टर साहब इन्हें दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आधे पौन घंटे बाद शांति जी को भी होश आ जाता है। ये घबरा कर उठती हैं और बोलती वैभव वैभव वैभव। तभी वैभव और सौरभ भैया दोनों के दोनों इनके सामने ही खड़े होते हैं। जैसे ही शांति जी वैभव जी को देखती हैं तुरंत गले लगा लेती हैं। आप सब तो जानते हैं माँ का प्यार कैसा होता है। गले लगाती हैं, उसके बाद सामने लाती हैं और एक थप्पड़ मारती हैं खींच के, जैसा कि हम सबको पड़ी है ऐसी ही उटपटांग हरकतें करने के बाद। तो वैभव जी को पड़ती है, वैभव जी रोते हैं, फिर मम्मी उन्हें गले लगा के शांत कर देती हैं और ये मामला यहीं क्लियर हो जाता है। बैक टू वर्क। जब ये सब छुट्टियाँ वुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है, इसके बाद भी ऐसा नहीं कि इसके बाद तुरंत अपने घर चले गए। इसके बाद ये 2-3 दिन वहीं पे रहे, अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करी बहुत अच्छे से इन लोगों ने, शांति जी ने और सौरभ वैभव जी ने। और ये आ जाते हैं पुणे में वापस अपनी लाइफ जीने की। भी अब काम तो करना पड़ेगा ना, हमेशा लाइफ में छुट्टियाँ तो बिता नहीं सकते, है ना। खाने के लिए, पेट के लिए करना पड़ता है काम। सब आ चुके हैं वापस। शांति जी का भी काम बढ़िया चलता रहा, 1 से 2 महीने तक कि उन्हें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। लेकिन ना फिर इन्हें हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। इनके सर पर एक अजीब सा दर्द होते ही रहता था। अजीब सा दर्द क्या, सर दर्द होते रहता था। हर चीज़ मतलब हॉरर कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो ये अजीब जो वर्ड है ना ज़बान पे बैठे ही रहता है यार, क्या करें। इनके सर में कंटिन्यूसली दर्द होता था। इन्होंने चश्मा, इन्हें लगा कि शायद आंखों का चश्मा का नंबर बढ़ गया हो। इन्होंने आंखों के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने डॉक्टर को जो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना, सब सारे अपने जो इलाज पानी है, और पुणे जैसी जगह में यार डॉक्टरों की कमी है क्या, तो सारे इलाज पानी इन्होंने अपने करवा के देख लिए। कहीं से इन्हें आराम लगता, लेकिन कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी लगता था और परमानेंट सोल्यूशन इन्हें कुछ नहीं मिला। तो शांति जी को एक तरीके से इस दर्द की आदत होने लग गई थी। अब वो सोचती थी कि यार कुछ नहीं होता, पेन किलर खा लो और चुपचाप सो जाओ। कुछ समय बाद पेन किलर ने भी काम करना बंद कर दिया। अब क्या होता है, गांव से शांति जी के जो रिलेटिव्स हैं, कह सकते कि उन्हीं के ख़ानदान के, मतलब जो शांति जी की जो मौसी हैं उनके बच्चे, वो आते हैं एक दिन इनसे मिलने की। उन्हें भी काफ़ी समय से पता था कि यार इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ वाइज ये सही नहीं है। बच्चों से भी पता चल ही जाता है रिलेटिव्स को, और जो रिलेटिव्स हमारे करीब हों उन्हें तो पहले पता चल जाता है। तो शांति जी की जो कज़न्स आती हैं, कज़न ही बोलेंगे, तो उनकी जो कज़न्स आती हैं वो देखती हैं शांति जी को, उनके साथ बातें करती हैं, और वो एक चीज़ नोटिस करती हैं। शांति जी की कज़न का नाम हम कुछ नहीं रखते, उन्हें कज़न ही बोलेंगे। इनकी जो कज़न एक बात नोटिस करती है कि ये दिन भर जब काम में रहती हैं तो दर्द इनका एक सीमित रहता है। मतलब दिन भर तो इनका हाथ, मतलब ये काम करते करते हल्का हल्का ऐसा करते रहती थी, लेकिन रात में इनका दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय होता था। ये बस झंडू बाम, मतलब अगर शांति जी आपके आसपास है तो आपको झंडू बाम की खुशबू चलते ही रहेगी आपके पास, इस तरीके का। क्योंकि पेन किलर भी ये खाती थी, झंडू बाम भी लगाती थी, लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन ना रात में इनकी जो कज़न है पानी पीने के लिए उठती हैं और देखती हैं कि इनके जो शांति जी का घर का जो हॉल है ना, वहाँ पे शांति जी बैठी हैं। तो इनकी कज़न बोलती हैं शांति जी की कि क्या बात है दीदी, आपका दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ क्या? तो शांति जी ना थोड़ी अलग ही आवाज़ में कहती हैं, अरे और बेटा कैसी, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, कैसी है बेटा? और बता मौसी कैसी है? तो अब शांति जी की आवाज़ थोड़ी अलग लगी इनकी कज़न को, तो उन्होंने कहा कि बढ़िया है मम्मी। तो आप अचानक से ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे तो जब पहली बार तुझसे मिल रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, तो पूछूंगी ना कि मौसी कैसी है। अब इनकी कज़न भी थोड़ी हैरान हो जाती है। दरअसल ये जो आवाज़ थी ना, शांति जी की बड़ी बहन
कामिनी जी जैसी थी। और कामिनी जी के बारे में एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, वो इस दुनिया में नहीं है, उस समय भी नहीं थी, ना आज है, उस समय भी नहीं थी। और इनकी जो कज़न है ना शांति जी की, कामिनी जी की आवाज़ पहचान जाती है और ये बगैर ज़्यादा बात किए पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चले जाती है। इनके मन में बहुत सारी उधेड़ बुन चलती रही रात भर। क्या जो इन्होंने देखा वो सच था? इन्होंने सोचा कि सुबह उठ के दीदी से बात करूंगी कि आखिर ये माजरा क्या है, आप रात में ऐसे क्यों बात कर रहे थे। सुबह जब शांति जी की कज़न उठती है ना, तो घर में काफ़ी हो हल्ला मचा रहता है। डॉक्टर्स आए हुए रहते हैं। लगभग 7:30 बजे की बात है। सौरभ जी डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं, तभी शांति जी की कज़न आगे पूछती हैं क्यों, क्या हो गया एकदम से। तो सौरभ जी बताते हैं कि पता नहीं मम्मी को क्या हुआ, बड़ी मम्मी की जैसी की टोन में बात कर रही थी और पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रही थी कि बहुत दर्द में है शांति, मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ अकेला अच्छा नहीं लगता, तुम लोगों ने मुझे मेरा सारे अंतिम संस्कार का काम कुछ ढंग से नहीं करवाया, मुझे अकेला छोड़ के क्यों रखा है वहाँ पे, मतलब इस तरीके की बात है। ठीक है, तो सौरभ जी की भी कुछ समझ में नहीं आता और सौरभ जी बस यही कह रहे होते हैं अपनी मम्मी से, मम्मी हुआ क्या हुआ क्या। और इतने में इनकी जो मदर है वो वायलेंट हो जाती है, काफ़ी हाथापाई में उतर जाती है। सौरभ जी घबरा जाते हैं, वो अपनी मम्मी को जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं, डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं और डॉक्टर जी यहाँ पर आए हैं और ये पूरी सिचुएशन अब इनकी कज़न शांति जी की कज़न देख रही है। शांति जी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुलाया गया था, ये अनकंट्रोल्ड हो रही थी। अब डॉक्टर तो यही सलाह देते हैं कि जिस तरीके की हरकतें तुम बता रहे हो, मेरे हिसाब से इन्हें साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सौरभ जी बोलते चलिए ठीक है। शांति जी कुछ समय बाद जब होश में आती हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती हैं और अब इन्हें सर में दर्द भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब सौरभ जी को तो अपने मन का वहम दूर करना था, तो वही अपनी मम्मी को लेके जाते हैं भैया साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट भी बात करके बताता है इनसे, 1-2 सेशन होते हैं इनके, तब तक कि शांति जी एकदम नॉर्मल होती है। जब काफ़ी सेशंस हो जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि नहीं मुझे तो इनके अंदर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है मुझे, तब सौरभ जी भी मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं और बोलते हैं चलिए ठीक है। अब ये फाइनली खुश हैं कि चलो अब मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ना शांति जी के साथ अब अजीब अजीब सी बातें होने लग गई थी। इन्हें रात में नींदें नहीं आ रही थी, सपनों में इनकी बड़ी बहन दिखाई दे रही थी। सौरभ जी काफ़ी परेशान हो चुके थे और इनकी जो शांति जी की जो कज़न है वो भी अपने घर वापस जाकर सब पता करते रहती है शांति जी को। पूजा पाठ, ये पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी, तो ये पूजा पाठ काफ़ी करती थी, तो शांति जी के लिए पूजा पाठ भी करवाती हैं इनकी कज़न काफ़ी। तभी ना सौरभ जी को इनकी शांति जी की जो कज़न है ना, एक तांत्रिक जी के बारे में बताती है कि तांत्रिक बाबा हैं और वो उन्होंने यहाँ बैठे बैठे मुझे सब बता दिया दीदी के बारे में कि उनके साथ क्या क्या हुआ। सौरभ जी बोलते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हो मौसी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सौरभ जी की मौसी लगेंगी ना शांति जी की कज़न, तो बोले तू घर आ जा। सौरभ जी अपने छोटे भाई को, इनका छोटा भाई वैभव भी था उस समय, लेकिन वो उस समय बाहर था। अब मम्मी के जब ये सेशन साइकोलॉजिस्ट के साथ चालू हो जाते हैं तो वैभव जी भी अपना स्टडी कंप्लीट करके यहीं पर आ जाते हैं कि भैया मैं यहीं से पढ़ लूँगा, मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अब सौरभ जी जाते हैं इनकी मौसी से मिलने, शांति जी की कज़न से मिलने, तो वहाँ पे सौरभ जी भी उसी तांत्रिक से मिलते हैं और तांत्रिक ने जो जो चीज़ें सौरभ जी को बताए उनकी मम्मी के बारे में, वो सारी चीज़ें जानकर सौरभ जी भी हैरान रह जाते हैं। क्योंकि सौरभ जी काफ़ी डॉक्टर को दिखा चुके थे, साइकोलॉजिस्ट से मिल चुके थे, पूरी दुनिया देख चुके थे, तो उनके पास इस बात पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अब
क्या कर सकते हैं हम, मतलब कोई भी इंसान जब हर चीज़ से हर जगह से हार जाए तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। सवाल माँ का है। माँ जब तकलीफ़ में होती है, उनकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती किसी भी बेटे से और किसी भी बेटी से भी। सौरभ जी ने कहा चाहे जो भी हो, मुझे मेरी मम्मी को ठीक करवाना है, आप बताइए, आप जो भी लगेगा मैं करूँगा, जितना ही पैसा लगेगा मैं दूंगा। लेकिन पर इधर तांत्रिक जी बताते हैं कि बेटा ये सब पैसे से जाने वाली चीज़ नहीं है, मैं आऊँगा घर तुम्हारे। तांत्रिक जी ने समय देते हैं कि मैं इतनी फलाना फलाना तारीख को घर आऊँगा, घर आके बताऊँगा तुम्हें कि कैसा क्या है। तांत्रिक जी घर आते हैं, घर आके पूरे घर का मुआयना करते हैं और बताते हैं कि ये जो तुम्हारी मम्मी की जो बड़ी बहन है, तुम्हारी बड़ी मम्मी, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। पता नहीं, मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा कि किस क्रिया में क्या कमी रह गई, लेकिन हाँ कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनकी आत्मा इस संसार में और शांति जी के साथ स्पेशली बंधी हुई है, और ये तुम्हारी मम्मी को अपने साथ ले जाना चाहती है। तुम्हारी मम्मी के कुछ पुण्य कर्म हैं जिनकी वजह से तुम्हारी बड़ी मम्मी, मतलब तुम्हारी जो मौसी हैं, उन जो एक्सपायर हो चुकी है, उनकी आत्मा इन्हें अभी तक के इस दुनिया से ले जा नहीं पाई है। सौरभ जी घबरा जाते हैं, वैभव जी भी ये बात सुन के घबरा जाते हैं, तो बोलते हैं कि बताइए क्या करना चाहिए तांत्रिक जी। तो तांत्रिक जी बोलते हैं कि नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ पर हैं और अब आपको निश्चिंत हो जाना है, हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तांत्रिक जी बढ़िया से अपना सेटअप जमाते हैं, जो भी इनका पूजा पाठ का रहता है सब करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और अपनी पूरी पूजा पाठ करने के बाद ये एक ताबीज़ रहता है, ये ताबीज़ सौरभ जी की जो मम्मी है उनको देते पहनने के लिए। पूरी पूजा पाठ के बाद इनके घर में एक अलग ही तरीके की शांति आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी हट जाती है। सौरभ जी, वैभव जी भी इस बात को खुद महसूस करते हैं कि नहीं, बात तो सही है। इनकी मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इनकी मम्मी बहुत ही नॉर्मल तरीके से रह रही है। और ये जो पूरा क्रियाकलाप किया था ना तांत्रिक जी ने तो कुछ पैसे नहीं लिए थे। हाँ, जो भी हवन यज्ञ का जो भी खर्चा होता है, ये सौरभ जी ने उन्हें दिया। लगभग 3 से 4 महीने तक इनकी मम्मी बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन दोबारा वही सब चीज़ें वापस होने लग जाती थी। तांत्रिक जी फिर आते थे, फिर होम हवन यज्ञ पूजा करते थे और फिर चले जाते थे, और फिर इनकी लाइफ में शांति। साल में लगभग 2 बार तो तांत्रिक जी को आकर शांति जी के लिए उनके घर पर पूजा पाठ करनी ही पड़ती थी। और क्या होता था कि इस पूजा के बाद ही इनके घर पर शांति छाती थी, नहीं तो इनके घर की जो वाइब्रेशंस है ना वो भी अलग हो जाती थी। इनफैक्ट सौरभ वैभव जी ही नहीं, इनके घर पर कोई भी अदर बंदा आए ना, कोई भी अदर पर्सन आए ना, उसे भी अजीब सा लगता था इनके घर में, इतनी नेगेटिविटी आ जाती थी। अब ये इनका रूटीन हो गया था, मतलब हर 6 महीने में, साल भर में जब भी मतलब इनकी मम्मी को प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाए, ये तांत्रिक जी को बुलवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे। तांत्रिक जी आकर पूजा पाठ करके चले जाते थे। ये सारी घटनाएं होते 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 10 साल बीत गए। और ना इन 10 सालों में तांत्रिक जी ने इतने बार पूजा करी कि इनके मम्मी के पास लगभग पहनने के लिए 40 से 50 ताबीज़ हो गए थे। लेकिन ना 10 साल बाद ये जो सारी हरकतें हैं ना बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट लेवल पर आ गई थी, तब बहुत ही खतरनाक। जैसा कि मेरी या जो भी दूसरे अदर लोग कहानियाँ सुनाते हैं और बताते हैं कि मरीज़ की क्या हालत थी। शांति जी की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, काम से अब ये रिटायर्ड हो चुकी थी, और अब इनसे ये सब चीज़ें सहन नहीं हो रही थी। अंकित जी के चाचा जी बोलते हैं कि चलो मुझे अपने घर ले चलो अभी। अंकित जी
उनके चाचा जी और वैभव जी तीनों आते हैं अब वैभव जी के घर पर। जैसे ही गेट खुलता है, इनकी जो मम्मी है बहुत बुरी तरीके से गुर्रा रही थी, है ना, जैसे शेर नहीं कर रहा था इस तरीके से। अब शेर टाइप की आवाज़ कैसे निकाल लूँ मैं, इतने बुरे तरीके से इनकी मम्मी गुर्रा रही थी। और सौरभ जी देख रहे थे कि वैभव किसको लेकर आ गया। और जैसे ही मैंने गेट खोला, मम्मी क्यों इतने बुरे तरीके से गुर्रा रही है, क्योंकि इनकी हालत वैसे भी अभी सही नहीं रह रही थी। ये लोग मान के चल रहे थे कि इनकी मम्मी दिमाग से चली गई हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि इंसान अपने आप को काट खाए, किसी के ऊपर हमला कर दे, लेकिन ना अगर आप जिसकी फ़िक्र करते हो, जिसकी चिंता करते हो, जिसकी केयर करते हो, अगर वो परेशान डिप्रेशन में लगे और खाना ना खाए, कमज़ोर होता जाए दिन ब दिन, तो चिंता होती है। ये भी नकारात्मक शक्तियों का एक बहुत बुरा असर होता है, और जो ये सब झेल रहे थे। जैसे ही इनके चाचा जी अंदर आते हैं ना, तो इनकी सौरभ बाबू जी की मम्मी जी गुर्रा के बोलती कि अंदर मत आ, बाहर निकल, बाहर निकल, इस तरीके से चिल्लाती हैं। वैभव जी अपनी मम्मी को संभालते हैं और अंकित जी आंटी जी के इस बिहेवियर को देखकर डर जाते हैं थोड़ा। अंकित जी के चाचा जी बोलते हैं कि घबरा मत, घबरा मत। ये अपनी जेब से खाली एक माला निकालते हैं और अपने हाथ में लपेटते हैं। और माला देखकर, ये रुद्राक्ष की माला देखते ही वैभव जी, सौरभ जी की मम्मी जी एकदम शांत हो जाती है, एकदम शांति से बैठ जाती है। चाचा जी बोलते हैं आंटी जी से कि माताराम, अब तो आप ठीक महसूस कर रहे हो? तो सौरभ वैभव जी की मम्मी जी बोलती कि जी दद्दा। और ये इनकी इतनी नॉर्मल और इतनी अच्छी आवाज़ सौरभ वैभव जी ने मान के चलो महीनों सालों बाद सुनी होगी। इन्हें बचपन की याद आ गई अपनी मम्मी की आवाज़ सुन के कि हाँ, पहले मम्मी इतनी हेल्दी थी तब ऐसी बात करती थी। इनकी आंखों में आंसू आ जाते। अंकित जी के चाचा जी मंत्रोच्चारण करते हुए, माला पढ़ते हुए पूरे घर का मुआयना करते हैं और घर के बाहर आकर सौरभ जी को बोलते हैं कि तुम बड़े बेटे हो, हाँ आओ हमारे साथ। वैभव जी को ये जो माला है देते हैं और बोलते हैं कि ये माला तुम अपने पास में रखो पहन के, और अपनी मम्मी से दूर नहीं जाना। ये माला उनके ऊपर किसी भी शक्ति को हावी नहीं होने देगी। अब सौरभ जी अंकित जी के चाचा जी के साथ बाहर जाते हैं और अंकित जी के चाचा जी बताते हैं कि तुम्हें इस तांत्रिक की सलाह किसने दी थी? तो सौरभ जी बताते हैं कि ये मेरी मौसी हैं, उन्होंने बताया था हमें। और जो अंकित जी के चाचा जी हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारी मौसी को किसने बताया था तांत्रिक के बारे में? तो बोले नहीं, मौसी को नहीं बताया था किसी ने। दरअसल मौसी के मोहल्ले में एक बार कुछ ऐसा कांड हो गया था, ऐसे भूतिया टाइप का, तब ये तांत्रिक बाबा आए थे और उन्होंने सब ठीक कर दिया था, इसलिए मौसी को ऐसा पता था। तो अंकित जी के चाचा जी को ये तो समझ में आ जाता है कि सौरभ जी की मौसी जी का ऐसा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। उनका इंटेंशन अपनी बहन को ठीक करवाना ही था। उन्होंने जलन द्वेष की भावना में आकर इस तांत्रिक को इनके घर में नहीं भिजाया था। इनकी इंटेंशन अच्छी थी, ठीक है। हर कोई रिश्तेदार खराब नहीं होता, ठीक है। अब सौरभ जी को पंडित जी बताते हैं कि ये जो तांत्रिक है ना, तुम्हारी मम्मी के ऊपर तुम्हारी बड़ी मम्मी की आत्मा का साया तो था ही, लेकिन ना जब ये तांत्रिक तुम्हारे घर पर आया तो इसने तुम्हारी बड़ी मम्मी की आत्मा को भी बांध लिया और अपने साथ भी कुछ आत्मा लेकर आया। और इसने जितने भी होम हवन यज्ञ तुम्हारे घर पर किए हैं ना, हर बार एक नई शक्ति को तुम्हारे घर पर छोड़ा, ताकि ये उसे परेशान, ये तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारी फैमिली को परेशान करे और तुम लोग बार बार तांत्रिक जी के पास आओ। ये तांत्रिक बाबा एक बार हवन यज्ञ करने के तुमसे कितने पैसे लिया करते थे? सौरभ जी बताते हैं लगभग 20 से 25 हज़ार। और अब तक इस साल में तुमने कितने बार इनसे हवन यज्ञ कराया? तो लगभग 3 से 4 बार। ये ना
ऐसे लोगों की, ये लोग होते हैं, इन्हें आती है कुछ विद्या ये जानते हैं, लेकिन उतने सक्षम नहीं होते हैं और ये कोई अच्छे तांत्रिक नहीं होते। चाचा जी बताते हैं कि तांत्रिक जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे अर्जी फर्जी लोग, कुछ लोग थोड़ी बहुत विद्या सीख कर आपको बता देंगे कि आपके साथ पास्ट में, आपके भूतकाल में आपके साथ ये घटित हो चुका है, तो आप लोगों को उस पर भरोसा हो जाता है और आप लोग मान बैठते हो इनकी हर बातें, और आपके भरोसे का ये गलत फ़ायदा उठा के तो आप ही के घर पर आकर, आप ही से पैसा लेकर, आप ही के घर पर बैठकर किसी शक्ति को आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं। अब आप समझे पूरी पिक्चर। ये तांत्रिक नहीं है, कोई फर्जी बाबा है। तांत्रिक ऐसे नहीं होते हैं, तांत्रिक अच्छे होते हैं। तांत्रिक, ओझा, अघोरी, ये अच्छे लोग होते हैं। ये लोगों के जीवन को सुधारने में मदद करते हैं, ना कि इस तरीके की कोई शक्ति छोड़कर ऐसा नीच काम करें। अब ये सब बातें सुनकर तो सौरभ जी एकदम दंग रह गए। सौरभ जी चाचा जी के पैरों पर गिरते हैं और बोलते हैं कि बताइए चाचा जी क्या करूं मैं, मेरी मम्मी को ठीक कर। चाचा जी बोलते कोई टेंशन नहीं है। और सौरभ जी ना यहाँ पर भी चाचा जी से यही बोल रहे हैं कि जितना पैसा लगेगा चाचा जी मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। चाचा जी सबसे पहले तो सौरभ जी को ये बताते हैं कि पहली बात तो ये कि जो जेन्युइनली काम करता है वो कभी इन सब चीज़ों के लिए कोई पैसा नहीं लेता बेटा। ये सब काम के पैसे हम नहीं लेते, कभी नहीं लेते। तुम्हारे घर पर उस बाबा ने जितने भी ताबीज़ दिए हैं, तुम्हारी मम्मी ने उसे पूरी एक जगह पर एक पोटली में बांध के रखे। सौरभ जी बोलते हैं हाँ, पर आपको कैसे? तो चाचा जी बताते हैं कि जब अर्जी फर्जी बाबा लोग काफ़ी कुछ बता सकते हैं, तो मुझे तो उनसे ज़्यादा ही नॉलेज है बेटा। वो पूरी की पूरी पोटली लेकर आओ घर से बाहर, ठीक है, और तुम मेरे साथ चलो मंदिर। सौरभ जी अंकित जी के साथ, मतलब अंकित जी के चाचा जी के साथ जाते हैं मंदिर, और वहाँ पर इन्होंने जो भी पूजा पाठ करी चाचा जी ने, जिसका इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। इन्हें वहाँ पे बस 2 ही खर्चे आए थे, एक नारियल का और एक भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद का। और उसके बाद से ना उस तांत्रिक का कभी पता चला और ना ही उन आत्माओं का। हाँ, एक पूजा और करवाई थी सौरभ जी ने उनकी बड़ी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए, कि हमसे अगर कुछ गलती रह गई हो बड़ी मम्मी तो हमें माफ़ कीजिएगा। और आज शांति जी, सौरभ जी, वैभव जी अपनी लाइफ में ना बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। भगवान ऐसी औलाद सबको दे। आजकल की औलादें तो खैर क्या ही बताएं, सारी औलादें एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अभी मेरी नज़र में आए तो मैंने देखा, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया ऐसा। खैर दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई भी इंसान आपको आके बता दे कि आपके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है, ऐसा वैसा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अपने को जो भी होम हवन यज्ञ का पैसा लगेगा 8-10 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये, है ना, बस उसी का खर्चा लगेगा, है ना, तो ऐसी किसी चीज़ पर नहीं आने का बाबा, है ना। अपने भगवान पे भरोसा है ना, तो अगर तुम्हारे माइंड में अगर ऐसा कुछ आता भी है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, मुझे कुछ करवा लेना चाहिए, किसी से पूछ लेना चाहिए कुछ, मत करो भाई। गलत समय है तुम्हारा, यही सोच के जी लो कि हाँ चलो अभी समय ख़राब चल रहा है, कोई नहीं, अच्छा समय भी आएगा। मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, मेरे कर्मों पे भरोसा है, ठीक है। और राम जी का नाम लो, जय श्री राम बोलो, जय बजरंगबली बोलो, और चलते रहो अपने रास्ते में। किसी भी फर्जी बाबा, फर्जी तांत्रिक, मतलब ऐसे फर्जी लोगों ने ना तांत्रिक, ओझा, अघोरी, मतलब इन सब लोगों का नाम बर्बाद करके रख दिया यार। ये लोग ना बहुत ऊपर वाले लेवल के आदमी हैं, ठीक है। अपन इनकी हमेशा इज्जत कीजिए। और हाँ, जो भी आपको बोले ना कि मैं आपका सारा समय ठीक कर दूंगा, तो उनको बोलिए कि आप अपने समय पर काम कीजिए, हमारे लिए हमारा भगवान काम कर रहा है, ठीक है। और हाँ, हमारी एक सब्सक्राइबर है बीना शहजाद जी, वो हमसे नाराज़ हो गई थी। एक्चुअली में उन्होंने कहा था कि मेरे वीडियो में वो चाहती थी कि मैं उनका नाम लूँ। तो बीना जी, है ना, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, अभी हमने आपका नाम लिया है। और अब बीना जी, आप चाहे तो हमें एक कहानी भी शेयर कर सकती हैं, है ना। तो अगर आप कहानी शेयर करेंगे तो फिर मैं आपका नाम स्टार्टिंग में भी लूँगा, ठीक है, कि ये कहानी हमें बीना शहजाद जी ने भेजी है। चलिए
ठीक है, अभी गुस्सा नहीं होना। और जो आप लोग नए हो चैनल पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है यार, है ना। कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कहानी कैसी लगी। और चैनल पर नए हो, है ना, तो एक काम बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब बटन दबाना। सब्सक्राइब बटन दबाना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल में बटन दबा देना, है ना। उससे समझाने की ज़रूरत तो है नहीं आपको कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, है ना। मेरी सारी वीडियोस जो भी आएगी आपको मिलते जाएगी, नोटिफिकेशन आते जाएगा। यार ये नोटिफिकेशन में मैं हमेशा अटकता हूँ यार, छोड़ो, चलेंगे आगे। और अब मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।